अच्छा, हम लोगों ने एक नया सिलसिला भी, जब तक कि हमारी शो की जो जो दो बहुत ही अहम शख्सियात हमें ज्वाइन करती हैं, एक हम सिलसिला शुरू करना चाह रहे थे। हम ये करना चाह रहे थे कि कुछ स्टोरीज़ जो कि हमारी ख़वातीन की तौलीदी सेहत के हवाले से है, उनको भी हम शामिल करें। यानी आपकी आवाज़ें हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। आपकी केस स्टडीज़ वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे अगर आप पीरियड्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, आप ज़चगी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर ये चीज़ें गुज़र चुकी हैं और आप इन मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं अपनी कहानी, तो आप हमें अपने जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं फेसबुक के, उस पर आप हमें डेफिनेटली भेज सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बताती चलूँ, इट्स 03330194 726। इस पे भी आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं वो हमें भेज सकते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि आपके सवालात जो हैं वो हम अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करें, लेकिन जो ये नया सिलसिला है जिसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी जो स्टोरी है, अगर वो लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस मर्ज़ का शिकार हुई, आपने किस तरह इस डॉक्टर्स को अप्रोच किया, आपने कौन से मेडिसिन्स ली, और अब आप जो है वो किस तरह से इस बीमारी का जो है इसका सामना करी हैं और इसका मुकाबला करी हैं। सो ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आपकी आवाज़ में जाएंगी तो और भी ज़्यादा असर रखेंगी। तो इसलिए अगर आप अपनी स्टोरीज़ हमसे शेयर करेंगी तो हम समझेंगे कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमल होगा, जिससे ना सिर्फ ख़वातीन में उनके शऊर में इजाफ़ा होगा, बल्कि उन बीमारियों से मज़ीद निमटने के लिए हम बेहतर तरीके से उसका हल तलाश कर सकेंगे। चूँकि डॉक्टर तायरा हमेशा हमारे साथ होती हैं, तो हम उनसे इन सवालों को जो है वो पूछते हैं और वो हमारे सवालों के जवाब देती है। ये सवालात हमें बहुत सी जगहों से रिसीव होते हैं, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, केपी हो, बाद औकात बहुत बाहर से भी बाहर मुल्क में जो ख़वातीन रहती हैं वो भी हमसे ये सवाल करती हैं। तो डॉक्टर तायरा हेलो। हमें ज्वाइन करती हैं। हेलो डॉक्टर तायरा, क्या हाल है? मैं आ गई। वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। यहाँ आके तो दिल करता है मेरा वो मैं गाना गाऊं, वो जो इंडियन मूवीज का गाना नहीं होता था, मैं आई 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 आजा। अच्छा, मैं तस्नीम को हम ऐड कर रहे हैं, तो तस्नीम आती है तो फिर हम जो है वो शुरू करते हैं। मैं तो आपको बहुत देर से कहती हाय हाय, प्लीज ऐड मी। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। अस्सलाम अस्सलाम तस्नीम। वालेकुम। वालेकुम भाई सलाम। ऐसे लग रहा है जैसे सदियां गुजर गई आपसे मिले हुए। कहाँ चले लगता है गए थे सही। आप लोग? ये देखें, ये तस्नीम, हमारे 2 हफ्ते का गैप है ये। तो ये मुझे आई बताएं, एक तो आई पाकिस्तान मिस की यू। सूरत हाल। आई मिस यू सो मच। मैंने कहा है वो किधर गए, वो कश्तियां चलाने वाले वो। नहीं तो हमने आपको कितना मिस किया। सुबह से हम कह रहे कि डॉक्टर ताहिरा की आवाज नहीं आ रही, ग्रुप के ऊपर कहाँ चले गई। बस वो असल ये है कि डॉक्टर ताहिरा की इतनी सी जान है और गम बेशुमार। बिल्कुल। और ये वो उसमें से कश्ती है ना जो चप्पू जो थे हमारे पास नहीं थे। ये 2 हफ्ते हमने इन चप्पू के बगैर जो है वो कश्ती में अब हम इंतजार किया। किश्ती हम तो किश्ती डिबोने लगे थे भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं, ये कश्ती ऐसा नहीं डूबती। ऐसा मेरी लाश पे चल के मुमकिन है। अल्लाह ना करे। लेकिन मैं एक बात करूं कि मुझे लगता है कि अगर हम करंट दो, कि हमारा शो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन अगर एक शेर में इसका इहाता वो शेर कर सके, तो हम ये कह सकते हैं कि होता है शब रोज तमाशा मेरे तमाशा आगे। मेरे हमें तो आगे। आदत तो हमें तो आदत हो गई है। आप तो शाइस्ता ये तमाशों के शेर नहीं है। आप तो शाइस्ता तमाशों के ये गढ़ में मिसरा है, बैठे हैं। मिसरा है, ये शेर हाँ। नहीं है पूरा।
अच्छा, मैं वही कह रही हूँ ना, एक एक मिसरे में जो है वो उसको हालात को समझने की कोशिश। तो मैंने कहा तस्नीम आप तो बगैर तमाशों के गढ़ में बैठे हुए हैं, हाँ आपके आगे तो पता ही नहीं कि सुबह क्या है शाम क्या है। बिल्कुल। हकीकत, हम तो रोज, हकीकत है। हम हर लम्हे जी रहे हैं कि हर हाँ, लम्हा जो है वो वो क्या क्या होने, कहते हैं, और इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इधर तैरे उधर डूबे। और मैं तो कल ही वापस आई हूँ कोयटा से 4 दिन के बाद, तो अच्छा लग रहा है वापस इस्लामाबाद आके। तो ओह, अच्छा, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आओ शुरू करें कर। बातें तलाशे हल ये के बातें एक तो कर चुपते रहे हुए थे। सवाल। सुने ना, तस्नीम के पास बड़े चुपता हुआ सवाल होते हैं शुरू करने के ना, तो मैं चाहती हूँ कि जरा हम भी थोड़ा अपना हाँ, गुस्सा कहीं निकाल। चुपता हुआ तो नहीं है। हाँ, बहुत आम सी एक चीज है जो हर वक्त जो भी सोचने वाला इंसान है उसको जरूर कभी ना कभी इसको हिट करती है। और मुझे हमेशा ये होता है कि जब एक जोड़ नया शादीशुदा जोड़ा होता है और साल भर में ही पूरा खानदान, माँ बाप, रिश्तेदार उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जी बस अब बच्चा आया और अब बच्चा आया। साल फिर भर अगर, में हाँ, नहीं, 9 महीने, 2 महीने में, हाँ 9, 1 महीने में। मेरे पास जो अभी मैसेजेस आते हैं ना, इस तरह करते हैं, डॉक्टर साहब वो असल में ना शादी को तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन हमारी अम्मी को ना बड़ी सख्त वो तशवीश है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाय मेरे खुदाया, लगता है कि वो यानी मुझे लगता है पाकिस्तानियों का ये हाल है कि 9 महीने भी नहीं, बस ब्याह होया तो अगले महीने बच्चा जम पवे तो भी मुंडा। हाँ वो भी मुंडा। अच्छा, तो इसमें ये है कि अगर जो समझे कि 9 महीना, 10 महीना, साल तो नॉर्मल है। 2 डेढ़ साल गुजर जाए तो फिर तशवीश इंतहा को पहुंच, 4 साल के बाद तो बिल्कुल ही हाल से बेहाल। और उसमें सारा जोर जो है वो औरत के ऊपर होता है कि भाई इसमें क्या खराबी है, इसको डॉक्टर के पास इधर ले जाओ, फकीर पीर ये वो दम दरूद जो भी करवा लेना है। मियाँ को कोई पूछता ही नहीं है कि भाई इसका भी कोई हाथ है इसमें या नहीं है। तो डॉक्टर तायरा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैं मेल फर्टिलिटी की बात करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ ये कितना ज्यादा हसास मौजू क्यों है कि हम मर्दों को बिल्कुल या शौहरों को इससे बड़ी जिम्मेदारी करार दे देते हैं कि भाई माँ बस। सुने, देवता कैसे नाकिस हो सकता है? आका, देवता, मालिक, मुकद्दस गाय, वो कैसे उसमें जरासीम की कमी हो सकती है? कैसी बातें करते हो, अंडे बेचो जूता लो। नहीं, और तो वाकई ये नहीं। तो है बेचारी औरतें जिन्हें लाया जाता है मिल्कियत में, और अब उनका काम ये है कि बंदा जैसा भी टुट्टा बच्चा क्यों ना होवे, बस वो जो है वो एक अदद बच्चा अपने पेट में करके बैठ जाए, और फिर उन्हें निकाल के ना 9 महीने के बाद ट्रॉफी दिखा देंगे, जी ये है आपके बेटे का कमाल। इनाम या आपका इनाम। या बात यह है कि आपको, अगर हम इनफर्टिलिटी के कॉजेज की तरफ जाएं, 30% to 35% मेल इनफर्टिलिटी इसका सबब है। और हमारे यहाँ एक सिंगल टेस्ट, यानी हस्बैंड ने कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो इतना सब गुस्सा आता है ना कि मनहूस ने एक पानी देना है, जरा सा सीमन, वो भी निकाल के नहीं देता चेक कराने के लिए। ठीक है, और उसके बाद वो आर या पार, यानी आपने सीमन दिया और उस टेस्ट हुआ तो या तो सी अच्छे थे या तो सी थे, यानी या आप ठीक हैं या आप नहीं हैं, और या आप बॉर्डर लाइन है, बस आपका काम खत्म। और अब आपने दवाइयां खानी है, ये जो कुछ भी करना है मुआयना करना है, वो भी नहीं होता। जबकि खवातीन के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा है, क्योंकि खवातीन के हार्मोन्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है। सो हर किसी को अलहदा अलहदा फोकस करके हर किसी का अलहदा टेस्ट होना है, और वो भी महीने के मुख्तलिफ दिनों में। लेकिन हमारे यहाँ वही एटीट्यूड है कि हम अपने गिरेबान में या अपने आप को हम हर खराबी से बरीउज़्ज़मा समझते हैं, और हम समझते हैं कि नहीं, जो मेल है ही शुड बी सो कंप्लीट एंड सो
लाइक आई डोंट नो, मैंने बताया ना पावरफुल गॉड तो वो है ही, मजाजी खुदा तो आप लोगों ने यानी लोगों ने बना ही दिया है। तो वो मैंने नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया। नहीं, उर्दू दानों ने मजाजी खुदा जगह जगह लिखा है, पंजाबी में कहीं मजाजी खुदा नहीं है। मैं पंजाबी हूँ ना, मैं नहीं हमारे यहाँ मजाजी खुदा नहीं होता। ये उर्दू दान लोगों का कसूर है, और मुझे ये शिकायत उन तक ले जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने जाके जी आपने बड़ा जुल्म किया है, आपने अदब अदाब में आके उसको खुदा मजाजी खुदा बना दिया है। पंजाबी सही है ना, सीधे सीधे कहते चल लो। अच्छा मुझे ये बताएं तायरा कि ये जो पूरा एक सिलसिला है मर्दानगी का कि जी मैं मर्द ही नहीं हूँ अगर मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, मर्दाना सिफात तो होनी होती है। ये हम आई थिंक मेरा ख्याल है बचपन से ही हम लड़कों के दिमाग में ये चीजें भरना शुरू कर देते हैं। असल में भरते भी कैसे हैं कि देखें, औरत जो है सब कहते हैं जी औरत तरबियत उसने करनी होती है, तो वो अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती। जो औरत बड़ी हुई है अपने बाप की डोमिनेंस देख के, भाइयों की डोमिनेंस देख के, दादा नाना की डोमिनेंस देख के, जिसका ना उसकी एजुकेशन में कोई अपनी राय थी, ना शादी में कोई राय थी, ना आम घर में कोई राय थी, और उसने अपनी माँ का हशर वो सारा कुछ देखा है, और उसके बाद शादी के बाद उसने अपने मियाँ को मजाजी खुदा के रूप में देखा है। तो मुझे बताएं कि आपने उस औरत की ट्रेनिंग की क्या की है। ट्रेनिंग आपने उसको यही की है कि भाई मैन इज पावरफुल क्रीचर एंड ही इज ऑल एंड ऑल। आपने छोटी उम्र से बुढ़ापे तक जब उसके दिमाग में एक चीज कूट कूट के भर दी है, तो अब वो अपने बेटे की तरबियत कैसे उससे अलहदा करे। शी हैज बीन ट्यून्ड to accept that and to propagate that agenda, so that woman cannot come out of that training. वो तब टूटेगी, वो टूटेगी हम जैसी औरतों से जो अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा का दर्जा, मुझे नहीं पता आप जफर भाई को क्या समझती है, ये आप उनसे पूछिएगा। हाँ, अब मैं कराची आऊंगी तो मैं पूछूंगी ये आपको मजाजी खुदा समझती है कि नहीं। ऐसा आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे वालों का नाम नहीं पता, नहीं तो नहीं मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती। अच्छा, और मैं तो अपने वाले को बिल्कुल मजाजी खुदा नहीं समझती। तो चूंकि मैं मजाजी खुदा समझती नहीं, और चूंकि मेरे अब्बा ने मुझे उस डोमिनेंस से नहीं पाला, और चूंकि मैंने अपने भाइयों की डोमिनेंस कभी एक्सेप्ट नहीं की, तो इसलिए अब जो मेरा बेटा है वो बहुत शदीद इस तरह से पाला गया है कि वो इक्वालिटी पे यकीन रखता है। और मेरा ख्याल ये है कि उसकी बीवी आगे बहुत खुश होएगी कि हमारे घर में 3 औरतें हैं जो जेंडर इक्वालिटी पे इतनी शदीद यकीन रखती हैं कि हैदर की मुसीबत आ जाएगी कि ये तूने ये कहा तो कहा क्यों। लेकिन इसका कुछ मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि मेरे छोटा भाई जो मुझसे 10 साल छोटा है, उसकी 10 बरस 8-9 बरस उसकी औलाद नहीं हुई, और मैंने अपनी माँ को एक लफ्ज भी अपनी बहू के लिए नहीं कहने दिया। और जब हमने गो कि ये बड़ा पर्सनल अफेयर है, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने भाई को भेजा कि जाके तुम ट्रीटमेंट शुरू कराओ, और देन ही डिड इट। और फिर कुछ और वो तो कुछ और मसाइल सामने आ गए, लेकिन इन द एंड ये कि दे रिमेन्ड childless, और at the end I encourage them to adopt a baby. मैं ट्रेडिशनल नंद बन के मैंने ये नहीं कहा अपने भाई को कि जा वे तू तो हुंदू जा ब्याह कर, दूसरा ब्याह कर और उसके कानों में। और मैंने अपनी माँ को भी, यानी मेरी माँ वैसे थी ही डिफरेंट, उन्होंने भी ये नहीं कहा, लेकिन अगर कभी शायद कोई भूले भटके ख्याल किसी ने दिलवा भी दिया हो आइडिया, तो आई कंडेम्ड इट स्ट्रांगली। नो, अगर बच्चा नहीं होता तो उसका हल दूसरी शादी नहीं है। आप दुनिया में आप अम्मा कहलवाना चाहते हैं ना, आप अब्बा कहलवाना चाहते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी ले आए कहीं से,
वो आपको अम्मा अब्बाई कहेगा। क्या जरूरी है कि वो बच्चा जो है वो आपके ही जो भी अंदर केमिकल्स हैं या बॉडी टिश्यूज हैं उन्हीं से बन के बाहर निकले? क्या दुनिया में सिर्फ अपना बच्चा ही प्यारा लग सकता है? और क्या आप एक अच्छा इंसान अपने बच्चे को ही बना सकते हैं? क्या किसी कोई और बच्चा उस स्टेज पे नहीं आ सकता? और मेरा ख्याल ये है कि वी प्रूव्ड कि अब जो मेरा नेफ्यू है, मुझे वो कभी नहीं लगा कि वो मेरे भाई का अडॉप्टेड बेबी है। नेवर। We love him like that, like he was born with us. So it is the कहने का मकसद ये है कि it's a mentality and it's a thought process. How do you think? बिल्कुल। और इसमें सीड डालने की जरूरत है। ये जो हम और आप बैठ के बातें कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग कहते होंगे कुछ क्रेजी औरतें बैठ के ये पागलपन की गुफ्तगू करती हैं। नहीं, इट्स जस्ट अ थॉट्स एंड मे बी एक थॉट जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो कहीं भी जाके वो पौधा बन सकती है। नहीं, और दूसरा ये भी तो है ना कि अगर हम जैसी औरतें पागल और खर दिमाग खवातीन जो हैं इस तरह की बातें ना करें तो शायद ये बातें कोई भी ना करे। और बिल्कुल हमारे करने से 100 में से शायद 2 लोग भी अगर इसको समझ पाएं और आगे फैला पाएं और या खुद भी इस पे अमल कर लें तो मेरे ख्याल से हमारा जो मकसद है वो बहुत हद तक पूरा हो रहा है। हम इश्यूज उठा रहे हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैं हमेशा सुनती आई हूँ खानदान में, दोस्तों में, आसपास कि जी औलाद नहीं हो रही, बीवी को दिखा रहे हैं, पीर के पास ले जा, फकीर के पास ले जा रहे हैं, झाड़ फूंक करवा रहे हैं, दुनिया भर की दवाएं खिला रहे हैं, मगर कुछ हो ही नहीं रहा। अरे तो भाई बेटे को तो बड़े लिखे लोग करते हैं, यानी इट्स नॉट। मैंने अपनी 30 साल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ एक बंदा जो यानी लो क्लास का रही हो या मिडिल क्लास का रही हो। नो, this is a thought the patriarchy society has inculcated into every class. अच्छा, और उसमें मतलब मैंने जब आपने जो कहा ना 1-2% भी, मैंने जब लिखना शुरू किया था तस्लीम, और मुझे बहुत जूते पड़ते थे और बहुत लोग अब्यूज करते थे, तो मैं उस वक्त ये सोचती थी कि अगर मेरी बात सुन के कोई एक बंदा, कोई एक शख्स भी सुधर जाए या मेरी बात से किसी एक के दिल पे भी असर हो जाए, तो आई विल थिंक दैट आई हैव डन माय जॉब। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि लोगों से कहती हूँ कि आप करबला करबला करते हैं, क्या करबला सिर्फ वही है कि अभी मैदाने जंग सजे और घोड़ों पे बैठ के लोग इस तरह आए और प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स एक तरफ हों और दूसरी तरफ हों? नो, योर एवरी डे इज करबला। यू हैव टू डिसाइड एवरी डे दैट आई हैव टू से द राइट थिंग, आई हैव टू हक का साथ। बिल्कुल। और किसी कमजोर की मदद करनी है, बिल्कुल, किसी कमजोर के हक में आवाज, क्योंकि मैं आपको बताऊं कमजोर के हक में आवाज उठाना आसान बात नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। उससे आप अपने मकाम से नीचे आते हैं और बाज़ दफा आपको बेतहाशा जूते पड़ते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मुझे बहुत ज्यादा जूते पड़ते हैं। कुछ हमें भी पढ़ने लग गए हैं। और उन्होंने कहा था तुसी तो लब लगी है खर नमाज सुनानी। लेकिन डॉक्टर तायरा, जहाँ हाँ सॉरी तस्लीम गो अहेड करें बात। उसे को देख के खरबूजा ही पकड़ता है ना, तो हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे हमने तो वो सोशल एस्पेक्ट डिस्कस किया, लेकिन बायोलॉजिकली जो हमारे यहाँ पे मर्दों के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जैसे आपने कहा, तो वो कौन सी ऐसी 30 अच्छा 35% और वो कौन करता है। और इसमें होता ये है कि स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिकल्स में बनते हैं, जिन्हें उर्दू में खसिये कहते हैं, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। और स्पर्म की जो क्राइटेरिया है कि हम उसे कैसे देखते हैं,
फर्स्ट थिंग इज काउंट 20 मिलियन पर मिल होना चाहिए। 20 मिलियन पर मिलीलीटर इसकी वो है कि एक शायद कतरे या थोड़े से उसमें 20 मिलियन स्पर्म काउंट होगा, उससे ऊपर तो वो नॉर्मल होगा। आजकल शायद उन्होंने इसको थोड़ा सा नीचे किया है, 15 मिलियन किया है। फिर उसकी मोटिलिटी होती है कि वो कितनी, क्योंकि स्पर्म ने अंदर जाके एग से मुलाकात करनी होती है, नहर वाले बोलते हैं, तो उसकी जो मोटिलिटी है ना, वो सब कहेंगे ये खातून जो है ना, इसके लगता है ऊपर से ना कोई पुर्जा ढीला है, उनके बीच में इसे सारी ना फजूल किस्म की बकवास याद आ जाती है। लेकिन बिलीव मी, आई लव दिस बकवास। मुझे इस तरह की okay, अच्छा है ना भाई, हंसते हंसते बात करें, सबको याद आ जाए, बजाय ये कि मैं कटखन्नी सी बुढ़िया बन के और बड़ी सीरियसली यहाँ लेक्चर दूं तो कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। तो मोर्टेलिटी जो ये है मोटिलिटी स्पर्म की, ये मोर देन 50% होनी चाहिए। और फिर मॉर्फोलॉजी है कि जिसमें वो स्पर्म की शक्ल नॉर्मल होनी चाहिए। यानी अच्छा, आप स्पर्म देखें, वो एक बहुत शदीद एक ऐसी शेप है, मैं आपको शेप दिखा भी सकती हूँ कि उसका हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है, ठीक है, और वो बकायदा ऐसे स्विम करता हुआ जाता है। तो मॉर्फोलॉजी ये है कि बाज़ स्पर्म के 2 हेड्स हो जाएं, दो सरों वाला स्पर्म, ठीक है, और या उसकी टेल पीस मिसिंग हो, तो ये एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म्स जो है वो बच्चा नहीं बना सकते। तो अब जो सीमन की जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, वो या तो ये है कि बच्चों को बचपन में, लड़कों को स्पेशली, कनपेड़े हो जाएं, और कनपेड़ों की वजह से उनका जो टेस्टिकल्स में जहां स्पर्म बनते हैं वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर उनका सीमन ठीक नहीं होगा। जो बड़े हो के, इसीलिए जो वैक्सीन MMR है, मीजल मम्स रूबेला, वो हर बच्चे को जरूर लगवानी चाहिए, बच्चे और बच्चियों दोनों को। इसके अलावा बड़े होके भी अगर लोगों को ये मम्स हो तो तब भी ये ऐसी चीजें होती हैं, कुछ और इन्फेक्शंस भी स्पर्म काउंट कम करती हैं। आपका जो अगर लोग बहुत शदीद गर्मी में या सहरा में काम करते हैं या एक्सरे वाली मशीनों के पास करते हैं, वो स्पर्म को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर उर्दू में क्या कहेंगे, खस्सियों में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे वेरिकोसील कहते हैं, कि उसमें सारी ब्लड वेसल्स जमा होकर उनका गुच्छा बन जाता है, उसकी वजह से वो स्पर्म काउंट कम होता है। इसके अलावा जो नालियां होती हैं जो खस्सियों से स्पर्म्स को लेके बाहर तक लेकर आती हैं, बाज़ दफ़ा वो नालियां बंद होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव है। यानी बेसिकली जब हम सीमन को क्वालिफाई करते हैं तो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया या ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉब्लम्स और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी जिसमें कोई दरमियान में रुकावट है, वो ऑपरेशन से ठीक हो जाती है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए उसका कॉज डिटरमिन करके उसको दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन हर चीज का हल मौजूद है। अगर खस्सियों में एक स्पर्म भी नॉर्मल मिल जाए, जो कि अक्सर लोग बायोप्सी से बाद में निकालते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बच्चा हो सकता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि किन किन इलाज से क्या क्या मुमकिन है। और बस इसके बारे में बात होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इसके बारे में तफसीलन लिख भी दूंगी। जो आगाही हम दे रहे हैं आज जो की जो सारी बातचीत है, तो उम्मीद है कि काफी लोगों को इससे पता चलेगा कि कमजोरी मर्दों में भी होती है और वो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से उसका इलाज भी हो सकता है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एहसास महरूमी, एहसास कमतरी, एहसास आप कह लें कि जो उनका जो हाँ बहुत सारे एहसास है, उन सब मर्दाना, वो मर्दाना, वो पता नहीं क्या होता है, वो भी उसमें नहीं वो सारे उनके सेल्फ क्रिएटेड है। वो मैं कभी कभी कहती होती हूँ कि कसमें तुसी ना एक महीने से जनानी बन के वेख लो तो ਤੁਹਾਨੂੰ मजा आए, फिर आप रोते हुए कहेंगे नहीं भाई ये बड़े ये नहीं बनना। तो यहाँ एक सवाल तस्नीम, मेरा ख्याल है कि ये बनता है कि जब हमसे लास्ट पॉडकास्ट में भी एक साहब ने ये सवाल किया था कि तौलीदी सेहत सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ खवातीन के लिए
ये मर्दों के लिए नहीं है तौलीदी सेहत का जो सब, तो फिर हम मर्दों की तौलीदी सेहत पे इतना फोकस क्यों नहीं करते? जब दोनों का एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है तो फिर हम हमेशा औरतों पे ही क्यों फोकस करते हैं? मर्दों की तौलीदी सेहत के बारे में क्यों नहीं बताते? जैसे आज हमने एक मसला उठाया कि ये मर्दों में होता है इसमें एक तो ये है कि जो गायनाकोलॉजिस्ट की टेरिटरी है, गायनाकोलॉजी जो है उसमें मेल नहीं आता, वो एंड्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है, वो एंड्रोजी। गायनाकोलॉजिस्ट मेल को ट्रीट नहीं करेंगी, वो एंड्रोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगे। ये है कि हमें सीमन एनालिसिस एंड सीमन को पढ़ना, यानी जो उनका पानी है उसकी सारी खुसूसियात, क्योंकि वो हमारे से रिलेटेड है कि रिपोर्ट ठीक है कि नहीं, वो हमें सारी आती है। लेकिन उसके बाद जब हमने उन्हें ट्रीट करना होता है तो वो फिर हमारे उस सर्कल से निकल जाता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होना है, उसको एग्जामिन करना है, उसका कॉज डिटरमिन करना है, उसके और प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। इम्पोर्टेंस है, सेक्सुअल एक्टिविटी ना कर पाना, रैपिड इजैकुलेशन है कि फौरन से डिस्चार्ज हो जाना, और भी बहुत कुछ है। तो वो गायनाकोलॉजिस्ट के उसकी स्पेशलाइजेशन में नहीं आता, वो एंड्रोलॉजिस्ट के पास है। और दूसरा जो आप बात कर रहे हो शाइस्ता कि हम ज्यादातर की बात करते हैं, तो खवातीन की हम बात ज्यादा इसलिए करते हैं कि उनकी बात करने वाला कोई होता नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा उनकी बात उठाते हैं। और इसीलिए अब हमने मर्दों की बात पहले हमने खवातीन से ही शुरू किया था, और हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम फौरन मर्दों पे आते तो एक आपको पता है एक बौछार जाती कि हमें है और हमें क्यों आपने टारगेट किया हुआ है। तो अब इतने सारे प्रोग्राम हम कर चुके हैं और लोगों के अपने सवाल आते हैं कि जी इसके बारे में कुछ बताएं, तो अब हम ये बातें सामने लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ ये चीजें दुनिया में हैं और हमेशा रहेंगी, और इनके इलाज भी हैं। दुनिया में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है। आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा करना है और जाके डॉक्टर को दिखा दे, बजाय इसके कि अपनी बीवी को हर डॉक्टर के पास दिखाएं। मेरे ख्याल से अब आप रैपिड फायर शुरू करें ताकि सवाल, और जेंडर सिलेक्शन भी मुमकिन हो गई है, यानी और बजाय ये कि आप साल के साल बीवी को प्रेग्नेंट करें और एक्सपेक्ट करें कि वो बेटा निकालेगी, हालांकि हार्मोन मैं इतनी फजूल किस्म की फेसबुक पे पोस्ट पढ़ती हूँ और मैं उस पे लोगों ने मुझे टैग करते हैं कि मैं उनका जवाब दूं, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं लोगों के इतनी जहालत का इस हद तक जवाब दूं कि जिसमें उन्हें नॉर्मल एनाटमी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी कुछ भी नहीं पता और वो उस पर लिख रहे होते हैं। और मुझे बाज़ दफ़ा इस पे हैरत होती है कि आप उसके टेक्निकल बंदे ही नहीं हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं सुनी सुनाई बातें। और जबकि मैं एज ए टेक्निकल हैंड लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। आई विल राइट माई ओन थिंग, इफ समबडी वांट्स टू रीड इट एंड कोट इट देन इट्स ओके। लेकिन ये है कि उस लेवल पे आके मैं एक बंदे को, मैं 22 करोड़ को पकड़ के नहीं बता सकती कि ये मैं ओवरऑल आप सबको गाइड कर सकती हूँ, टीच कर सकती हूँ, ट्रेन कर सकती हूँ, बट एट द इंडिविजुअल बेसिस इट्स नॉट पॉसिबल। तो मसला ये है कि ये खाली खवातीन का, मैं उसी तरफ आऊंगी, प्रोग्राम नहीं है ये मर्दों को बल्कि इसे लाजमी देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जिंदगी का साथी सफर कैसे करता है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड व्हेन शी नीड्स रियली हेल्प। एग्जैक्टली और ये आपने जो कहा ना कि साथी का समझदार होना, उसको अपनी बीवी के बारे में ये सारी चीजों का पता होना उसके मसाइल को बेहतर ही करेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल पीरियड्स के आने से पहले जो खवातीन का जो जिस किस्म की जिसमें वो चिड़चिड़ापन है, जिसमें उनको हस्बैंड का लंग्स भी बुरा लगता है, जिसमें वो मतलब छाती में अकड़ाव वगैरह भी फील करते हैं, उसके बावजूद आपका लाइफ पार्टनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी बीवी जो है वो हर रोज की तरह आपको जो है वो डील कर रही होगी या आपके साथ वो मतलब वो दिल भी नहीं चाह रहा पर वो हंस रही होगी। तो ये सारी चीजें समझनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दोनों की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके, और आई थिंक खवातीन की जिंदगी ज्यादा बेहतर। आप अगर मैं इस वक्त अगर आप मुझे नज़्म सुनाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है? नहीं रोकूंगी मैं आपको। आपने प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात की और उसमें वो इतना बुरा होता है कि उसमें खवातीन का जी चाहता है कि वो हर चीज तोड़ दें, वो इस दुनिया को छोड़ दें,
वो उनके सामने जो भी आए उसे तोड़ फोड़ दें। अब मैं शायरी करना शुरू हो गई हूँ तो और कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। उनके जो घर वाले हैं वो उनसे उसी मूड को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर अगर वो जरा सी भी टेंस नजर आए तो कहते हैं हाँ आज तो महारानी दा मूड खराब है। अब महारानी बेचारी के जिस्म के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। और हस्बैंड साहब से अगर आप उनके बिस्तर पे जाने से इनकार कर देते, वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता आज तो तेरे पे लानत पड़ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल मैंने इससे लिखा था और इसकी एक नज्म है जो अजरा अब्बास ने लिखी है, और वो मैंने नज्म पढ़ी तो वो मुझे लगा कि है ये तो बिल्कुल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कॉपी है या अक्स है। वो कि उन्होंने इस तनाजुर में नहीं लिखी लेकिन वो बहुत शदीद उस पर फिट आती है, तो मैंने फिर उसमें लिखा। तो उन्होंने लिखा उसका नज्म का उन्वान है जब बेजारी आती है। अब देखें यहाँ भी इत्तेफाक से माहवारी बवजन बेजारी, ठीक है, लेकिन ये माहवारी से पहले है। जब बेजारी आती है, जब बेजारी आती है मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, खाना पीना हत्ता के नहाना भी। मैल लदे पर लदे मेरे जिस्म पर चढ़ने लगता है। दिल चाहता है किसी दरख्त की ऊंची शाख पर बैठकर लोगों को गुजरते देखूं, और जब वो नीचे से गुजरे उनके सरों पर थूकती जाऊं। बेजारी यूं आती है जैसे बहुत मजबूत हाथों से मुझे कोई निचोड़ रहा हो, गोल गोल। फिर मैं खुलने लगती हूँ अलगनी पर फैले कपड़ों की तरह। बेजारी मेरे घुटनों और उंगलियों की पूरों में घुसकर मुझे छेड़ती है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं चारों हाथ पांव से चलूं और भौंकने लगूं और चलते हुए राहगीरों को काट खाऊं। ये बेजारी छीन लेती है मेरी हंसी जो मैं अपनी जैसी औरतों में बैठकर हंसती हूँ, और वो रोना जो मेरी जैसी औरतें रोती हैं। ये बेजारी मुझसे छीन लेती है कूले मटका मटका कर चलना जो मैं दूसरों को देखकर चलना चाहती हूँ। बस ये चाहती है मैं दरख्त की किसी शाख पर बैठकर आने जाने वालों के सरों पर थूकती रहूं और गुमसुम रहूं। वाह क्या खूब। और वो थूक से मुझे बस वैसे ही वो रिसेंट अभी एक ड्रामा हुआ जिसमें बीवी ने जो है अपने हस्बैंड पे थूक दिया, तो पूरी दुनिया जो है वो उसके पीछे लगी हुई है। पता नहीं क्या नहीं देखती तो मुझे नहीं समझ आया ये जो बातें चल रही थी, तो वो अब मैं ये एक प्रोग्राम में नहीं पूछ सकती कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों थूका। तो तस्लीम उसके ऊपर हॉप स्कॉच करेंगी तो तब हम इसको डिटेल बात करेंगे। तो मैं सवाल शुरू कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब हमारे पास एक सवाल आया है, ये फीमेल ही है, 37 साल उनकी उम्र है। वो ये कह रही है कि 2 साल से मुझे पीरियड्स का काफी इशू रहा, 3 महीने बाद आते हैं, 4 महीने बाद आते हैं। हॉस्पिटल गई, बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ वो नहीं हुआ। प्रेमोल्ड खाती हैं लेकिन ये है कि अभी तक उनके पीरियड्स की रेगुलरिटी। हाँ, मैंने आपको प्राइमोल्यूटेन है, ये हार्मोनल दवाई है। मैंने आपसे कहा था कि पीरियड्स पे जो भी सवाल करें प्लीज उन्हें कहें कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजें, हार्मोनल टेस्ट भेजें, वेट अपना लेके भेजें। आपसे बात भी करना चाहती हूँ, कह रही है मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहती हूँ, फिर आप बेशक अपना। सॉरी नहीं, मैं हर बंदा अगर 11 करोड़ पाकिस्तान की औरतें मेरे से कॉल पे बात करना चाहें तो मुझे आप बताएं मैं कितने जावा, मैं मंजी कितने जावा। बिल्कुल मेरा हर बंदा मैसेंजर में मुझे कह रहा है कि वी वांट टू टॉक टू यू। A problem is कि you don't realize कि मैं I am a full-time working consultant and I have my family, I have my home, I have many other things। मैं तो पहले ही अपना पूरा काम इतना ज्यादा करती हूँ तो उसमें मैं फोन पे कंसल्टेशंस नहीं दे सकती। दूसरी बात, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फोन कंसल्टेशन का मतलब ये है कि my time costs something, so are you able to pay for that time? गो के इट सीम्स लाइक अब लोग कहेंगे कि लो जी डॉक्टर साहब ने पैसे मांगना शुरू कर दिए। नो, आई एम नॉट आस्किंग मनी, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग, दैट्स व्हाई आई एम ऑन दिस प्रोग्राम। सो आई वांट कि आप मेरे प्रोग्राम देखें, आप मेरी फेसबुक देखें, आप मेरी किताबें पढ़ें, ताकि जो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी टाइम की आपके साथ की है आप उस इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएं। बाकी अगर आप मेरा जाती टाइम फोन के लिहाज से लेना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो तो अगर आप मुझे
लाइक आप ये कहें कि जी हम आपकी फीस भी दे दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो हम शामिल कर रहे हैं, ये कह रही है मेरा वेट 45 है, एज 25 है, कोई बच्चा नहीं है, शादी को 2 साल हो गए हैं, 14 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, राइट ओवरी में फॉलिकल साइज 24.9 mm आया है, लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल साइज 27.7 mm आया है। डॉक्टर कह रही हैं कि ठीक है एक्साइज, बट जब मैं ने नेट पे सर्च किया तो लिखा हुआ आया कि 24 साइज का मतलब सिस्ट होता है। तो वो ये कह रही हैं कि एक्स की क्वालिटी का भी बता दें कि ठीक है या नहीं, और मुझे प्लीज गाइड कर दें कि एक्स के जो साइज है वो नॉर्मल है, बिगर है। होता है वो आप नॉर्मल होता है, यानी उस तक होना चाहिए 20x20 mm, ठीक है। 20x20 mm पे उस एग में से यानी वो जो सैक जो फॉलिकल होता है उसमें से अंडा बाहर निकल आता है। अगर ये बड़ा हो जाए 24 और 27, वाकई वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है। मैं फिर भी उसे सिस्ट नहीं कहती अगर वो डिसअपियर हो जाए। तो अगर वो खुद ही गायब हो जाए तो मैं यही कहती हूँ कि ये फॉलिकल को किसी ने ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया है, और हो सकता है आपने दवाइयाँ ज्यादा ले ली हों। अगर आप दवाइयों पे हैं तो उनकी वजह से वो फॉलिकल ज्यादा बड़े हो गए हों, क्योंकि आपने डॉक्टर का नाम लिया, तो इसका मतलब है कि शायद वो आपकी फॉलिकल ट्रैकिंग कर रही है। तो अगर वो अगले पीरियड्स में वो वाला फॉलिकल खत्म हो गया है तो फिर ठीक है, लेकिन आप अपनी डॉक्टर से कहें कि इतनी ज्यादा स्टिमुलेशन ना करें कि वो 24/27 हो जाए, उसे मैक्सिमम 20x20 तक रहना चाहिए। ठीक। ये डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करी है कि दूध पिलाने वाली माँ और खास करके दोबारा इस दौरान और सी सेक्शन के बाद कमर दर्द और कमर से बेहोशी का इंजेक्शन, इस सब पर भी लिखें। देखिए इसके अलावा वो मैं कहती रहती हूँ ये बातें। दूध पिलाने का एक ही होता है कि आप बच्चे को आर्टिफिशियल फीड मत शुरू कराएं। अगर आप बच्चे को आर्टिफिशियल फीड कराएंगे तो बच्चे की ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये सप्लाई एंड डिमांड वाला चक्कर है। वो जो आटे की लाइनें नहीं लगी हुई थी और लोगों को आटा नहीं मिल रहा था, तो इस तरह आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की लाइन में लगाएं। जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा और मांगेगा उतना ज्यादा दूध बनेगा। और आप बहुत ज्यादा पानी पिए, अपना वजन कम करें, एक्सरसाइजेस करें। और जो सिजेरियन के बाद आप कह रही हैं कि कमर दर्द का टीका, उससे कुछ नहीं होता। आप ये समझेंगे वो बाजू में टीका लगा या कमर में टीका लगा, वो हड्डी में टीका नहीं लगता, वो एक मुख्तलिफ जगह पे टीका लगता है। तो ये मिस नॉर्मल है जो आप, ये मिथ है जो आप कहते हैं कि स्पाइनल के बाद, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कमर में दर्द। बेसिकली कमर में दर्द इसलिए होता है कि आप खवातीन का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, और बच्चे पे बच्चा पैदा करते चले जाते हैं, तो जाहिर है कमर में फिर दर्दें तो होंगी। अच्छा, वो कह रही है कि सर्विकल सर्कलेज के बारे में भी लिखें। सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में उन्हें कहिए कि मैं लिख चुकी हूँ। मुझे बहुत सारे लोग जो सजेस्ट करते हैं, मुझे फिर बहुत ज्यादा उनसे शिकवा होता है। मैं 500 से ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ। आप अपनी सजेशंस मेरे 500 ब्लॉग्स पढ़ के फिर मुझे दीजिएगा। सर्वाइकल सर्कलाज में लिख चुकी हूँ। आप लोग अगर उसको इंटरनेट पे लोकेट नहीं कर सकते तो मैं अब ठंडी सांस भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मेरी वॉल पे पीछे चले जाएं, स्क्रॉल करते चले जाएं, तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सर्वाइकल सर्कलाज पे मैंने काफी पहले लिख दिया था। ठीक है। अच्छा, ये कह रही है कि डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक साहिवाल से है। मेरी भतीजी जिनकी उम्र 18 साल है, उन्हें सिर्फ एक बार पीरियड्स हुए, तब वो 13 साल की थी, और इसके बाद कभी पीरियड्स नहीं हुए। हम लोगों ने साहिवाल में डॉक्टर को चेकअप वगैरह भी कराया। मेरा ख्याल है इन्हें जवाब दे दिया था, और इन्होंने शायद लिखा था कि बच्ची का वजन बहुत ज्यादा है। जी, आप मुझे बताएं, 18 साल की बच्ची और 75 किलो, खुदा का नाम लें, ठीक है, बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा है। मैं 60 पे बैठी हुई हूँ, रो रही हूँ। खा तो मैं वैसे रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं 55 करना चाहती हूँ, हो नहीं रहा। तो 18 इयर्स की बच्ची। हाँ, मैं कहना अभी, क्योंकि अभी स्क्रीन पे देख रही थी, किसी का ये सवाल आया है कि खवातीन के लिए कौन सा टॉयलेट सीट बेहतर है, इंडियन या जो होता है, खवातीन के लिए उसे यूरोपियन, उसे वो कहते हैं, वो खवातीन के लिए पाँव के बल कुछ भी करना अच्छा नहीं है। चाहे आप टॉयलेट जाएं, या चाहे आप पोछा मारें, या चाहे आप बैठ के कपड़े धोएं,
इसलिए कि दो चीजें हैं, एक तो ग्रेविटी अब आपको नहीं पता उर्दू में कशिश शकल पहले ही हर चीज को नीचे खींचती है, बच्चेदानी पे बहुत ज्यादा और पेट पे और ब्रेस्ट पे ये सारी चीजें क्यों लटकती हैं, इसलिए कि इन्हें कशिश शकल नीचे की तरफ खींच रही है। ब्रेस्ट ड्रूप क्यों करती है आपके खास उम्र के बाद कि कशिश शकल से नीचे की तरफ खींचती है। ऊपर से जब हो जाए मोटापा, खैर से इतना बड़ा पेट निकल आए और ऊपर से हो जाए कब्ज और ऊपर से आप जमीन पे बैठ बैठ के जोर लगाना शुरू कर दें, तो फिर आप बताएं फिर हश्र क्या होगा आखिर में। खवातीन खुदा के लिए ग्रो अप, यूरोपियन कम्युनिस्ट, या वो सबरों को बहुत गंदा लगता है, हाय हम अंग्रेज थोड़ी हैं यार, अंग्रेजों वाली बात नहीं है, प्लीज अपना फायदा देखो, उसके बाद नहा देना। अच्छा, ये मेरा ख्याल है एक और भी मैसेज है जिसमें वो लिख रही है, डॉक्टर साहिबा क्या नॉर्मल डिलीवरी में दर्द से बचने के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अभी आपने कहा कि हाँ किया जा सकता है, उससे कोई स्पाइनल और चीज है, एपिड्यूरल और चीज है। स्पाइनल एनेस्थीसिया हम सिजेरियन के लिए करते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो डिलीवरी के लिए होता है और वो बहुत सेफ है और वो किया जा सकता है दर्द से बचने के लिए, लेकिन जाहिर एक्सपर्ट हैंड्स में। मैं पाकिस्तान के जो इधर उधर छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं उनका आई कांट से एनीथिंग, लेकिन एक्सपर्ट हैंड्स तो करना चाहिए। अच्छा, ये कह रही हैं कि जी 2 वीक से ट्राई कर रही हूँ अपने मैं, अच्छा वो गिला कर रही हैं कि मैं सवाल पूछना चाह रही थी बट आप लोगों ने मेरा सवाल नहीं पूछा। 26 साल उनकी एज है, NH 1-2 साल से काफी मोटापा हो गया, पेट बेली बहुत बढ़ गया है, 7-10 दिन। अच्छा, ये एवियन कैप्सूल ले रही हैं, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, पीरियड लेट, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता बेटा, बहन बच्ची जाके छलांगे मारो, कोई एक्सरसाइजेस करो, मुंह पे ताला लगाओ, ये जितना तुम लोग जंक फूड खाते हो उसको बंद करो, ठीक है, कार्ब्स की इंटेक कम करो, तो मैं देखती हूँ कि मोटापा किधर जाएगा। हर कोई कहता है हाय अल्लाह, ये नहीं कि नहीं, खवातीन का एक टिपिकल जुमला है, हम तो पानी भी पिए तो लग जाता है, हम तो सांस भी लें तो लग जाता है। ओ बहनों, तुसी पानी और सांस नहीं ले रहे, तुसी वाकई कुछ ना कुछ खाते रहते हो हर वक्त बैठ के और बॉडी पे वही चढ़ता है जो आप खाते हैं। कहते हैं कि मैं पानी पीती हूं तो घी बन के लगता है। Count your calories and your lifestyle. आप कितनी कैलोरीज खाते हैं और कितनी कैलोरीज आप खर्च करते हैं। देखिए अगर उसके साथ में मैं 2 गुलाब जामुन भी तो खा लेती हूँ। हाँ आप देखें ना। अच्छा, अगर आप एक बोरी में अगर आप डालते जाएं और उस बोरी से कुछ निकाले ना तो वो बोरी फटेगी ना एक दिन। तो मसला ये है कि बोरी में जितना डालना होता है उतना निकालना भी होता है। लटकेगी जरूर मेरा ख्याल। तो इसलिए और एक और चीज, सारी औरतों को ये याद रखना चाहिए कि विद इंक्रीजिंग एज आपकी कैलोरी इस्तेमाल करने की सलाहियत बहुत कम रह जाती है। यानी जो कैलोरीज मैं 25 पे आराम से इस्तेमाल कर सकती थी, अब मैं नहीं कर सकती। अब मुझे अपनी डाइट हर हाल में बहुत इस तरह की रखनी है कि जो कि लो कैलोरिक डाइट हो लेकिन जिसका बल्क ज्यादा हो। सलाद, दालें, चिकन और रोटियां, चावल, बिरयानियां, केक, पिस्ते, ये कम से कम। गाजर के हलवे को मुझे बहुत शौक। एक सवाल आया कि वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो चीजें आपने भी बताई है वेट गेन क्यों चाहिए। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है जिसका मैं जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि वो इतनी दफा लोगों ने पूछा, यार लोगों को ना निस्वानी हुस्न चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि निस्वानी हुस्न जो है वो उसकी कमी के लिए सारी दुनिया तड़प रही है। बहनों, निस्वानी हुस्न जितना भी है उसमें गुजारा कर लो, नहीं गुजारा होता तो जाके प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाओ, पाकिस्तान में पैसे खर्चो और अपनी ब्रेस्ट में सिलिकॉन पैड्स डलवा लो, तो आपका निस्वानी हुस्न जो है वो पूरा हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट हर जगह बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको इस कदर उसकी क्रेविंग है, वरना लाइक आई डोंट थिंक सो दैट लाइक वो इतनी कोई डेफिशिएंसी होती है कि आप उसके पीछे जो है वो अपने जिस्म के साथ खुश रहना सीखे जैसा भी। अच्छा, मैं आप ये ना कहेंगे मैं बातें ज्यादा करती हूँ और सवाल तो देखें,
मेरे ना किसी जमाने में मुझे लगता था मेरे दांत बहुत बुरे हैं, ठीक है, और मैं कहती थी हाय मैं अच्छी तरह स्माइल नहीं कर सकती, और उस जमाने में ये नहीं ब्रेसेस वगैरह भी ना, तो मैं एक दफा ना लाहौर डेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई और उन्होंने मैं कहा देखे मेरे दांत बुरे, वो डॉक्टर साहब भी कोई आगे से वैसे ही बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा फलानी तारीख को आ जाना तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे, ये ऑपरेशन करके ना दांत काट के इधर लगा देंगे। जो ये मेरे अब्बा को पता चला उन्होंने चुप करके बैठी रहे, जितना है ना वो तो तू भी जाएंगी। वही बात है ना, अपने आप से खुश है, चेहरा जिस्म सब बिल्कुल। और उसके बाद थ्रू आउट माय लाइफ आई फेल्ट दैट ही वाज राइट, और मेरे दांत अच्छे भले हैं भाई, क्या मैंने ये और नहीं भी है तो दूसरों को क्या बात। हाँ, और नहीं भी है, रंग काला है, गोरा है, आप देखें जो चीजें अल्लाह ने दी हैं बिल्कुल उसी पे खुश आप चेंज नहीं, हाँ आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या आप कर सकते हैं, फीचर्स नहीं बदल सकते लेकिन आप मोटे पतले हो सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, अच्छी तरह बात करना सीखें, किताबें पढ़ें, अपनी इल्म ज्यादा करें, आपकी पर्सनालिटी से रेडिएट हो के यू आर नॉलेजेबल पर्सन। अच्छे कपड़े पहनने सीखें, अच्छे कपड़े जैसे भी, लेकिन सस्ते महंगे की बात नहीं है, लेकिन क्लासी चीजें जो है वो चूज करें, अच्छी तरह बोलना सीखें, प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, आजकल तो नेट अवेलेबल है, वजन कम करें, सारा वक्त घर बैठ के टीवी ड्रामे वो जो थूक रही है औरत वो देख के और हाय हाय करने के बजाय और गाजर का हलवा खाने की बजाय ये है कि बहन जरा छत पे जाके ना कूद लो, रस्सी टाप लो, थोड़ी सी वॉक भी कर लिया करे। अच्छा आयशा मलिक कह रही हैं लेकिन मेरे पेट में हर वक्त दर्द भी रहता है और कमर में भी। आई डोंट नो इनका पिछला पार्ट मिस कर गई हो तस्लीम साहब, अगर आपको नजर आ रहा है, मेरी वजन मुझे ज्यादा लगता होगा, है वजन ज्यादा होगा। और जो लोग कहते हैं ना वजन कम नहीं हो रहा, मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मैंने सारी उम्र वजन कम अपना किया है, अभी तक करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे पता है कि कैसे मुंह पे मैं ताला लगा के रखती हूँ। मेरे पूरे खानदान में मशहूर है कि ये उबले हुए चनों पे गुजारा करती हैं और सलाद पे गुजारा करती हैं, तो बस ठीक है ना, या तो फिर मोटापा देख लो तो या मुंह का चस्का देख लो, दोनों में जो एक ही काम हो सकता है। आयशा मलिक कह रही है सबका दिल करता है, इसमें क्रेविंग होती है लेकिन इंसान को थोड़ा सा सोच समझ के खाना चाहिए। अच्छा ये आयशा मलिक कह रही है मेरा सवाल शामिल कर दें। मेरा सवाल यह है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरी और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट क्लियर है। मेरी एज 27 ईयर्स है और मेरा वेट 45 है, तो मुझे कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? किस लिए, फॉर व्हाट? अब ये मुझे नजर नहीं आ रहा, या बस ये इनका सवाल है ना, अगर बच्चे के लिए चाहिए तो प्लीज आप किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। मैं ऑनलाइन इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं कर सकती, मैं जनरल आपको बता सकती हूँ। अभी किसी का एक सवाल मुझे नजर आया था कि शायद मेरा हीमोग्लोबिन HB9 से नहीं बढ़ती और जिसमें हर वक्त थकन हो रही रहती है। हाय अल्लाह, 9 होगा तो होगा ही ना। बात यह है कि 9 के लिए खानी पड़ती हैं हरी सब्जियां और गोश्त और चिकन और ये सारा कुछ, और अगर इसके साथ आयरन की गोलियां, आयरन की विनोफर वगैरह अगर आप दिन में 3 दफा खाएं, और हर औरत का याद रखिए हीमोग्लोबिन 12 से 13 होना चाहिए, वरना आपके बाल हाथ में आ जाएंगे और बाकी सारा कुछ हो जाएगा। Oh God. जितने अच्छा। औरतों की माहवारी में खून निकलता है और जितने उनके बच्चे पैदा होते हैं, जो दूध पिलाती हैं और कुछ करती हैं, सब खेल हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन के लिए इंजेक्शन भी लगवाए जा सकते हैं, और उसके लिए हरे पालक खाएं आप, बहुत सारी पालक सब्जियां। लेकिन ये है कि अगर नहीं बन रहा तो उसके लिए वीनोफर के इंजेक्शन अवेलेबल है, वीनोफर की गोलियां अवेलेबल है। और उसमें ये है कि अच्छा एक और चीज है, हमारा कल्चर है कि हम रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, और हम जो है वो सालन जो है वो कम से कम खाते हैं। मैं आपको इससे उल्टा करने को कहती हूँ कि आप अगर दाल बनाइए तो ढेर सारी दाल खाएं और उसके साथ थोड़े से चावल खाएं। अगर आपने साग या पालक बनाई है तो आप बेसिकली साग और पालक ढेर सारी खाएं और आधी रोटी खाएं।
अब ये ना हो कि आप इतनी सी पालक खाएं और साथ 3 रोटियां खाएं, तो उससे हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। ओके अच्छा डॉक्टर साहबा ये कह रही हैं मेरा यूट्रस छोटा है, दवा के जरिए से पीरियड्स आते हैं, 21 साल में शादी हो गई थी, 2 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, आज वो 19 साल का है और मैं 43 इयर्स की हूँ। शादी के 5 साल बाद हस्बैंड यूएसए चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं, तो क्या मैं आईवीएफ करवा सकती हूँ? आईवीएफ वालों से पूछ लें, 43 के बाद एबनॉर्मल और बाकी चीजों की रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं जाती तौर पे 40 के बाद बच्चे के हक में नहीं हूँ। 43 में अगर आप इलाज शुरू करेंगी, 44-45 तक पैदा होगा, तो ये बच्चा पालना भी है आपने, ठीक है। खाली पैदा करना कमाल नहीं है, पालना करना, उससे पालना। तो जब आप 50 को क्रॉस करेंगी और आप गोडे गिट्टे जवाब देना शुरू कर देंगे, तो इस बच्चे को पीछे भागेगा कौन? अच्छा ये अब डॉक्टर साहिबा तो आई डोंट एडवाइस ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? सिर्फ सवाल कर सकते हैं, जवाब तो नहीं दे सकते। बस अच्छा वो जो है ना, मैं असल में ना किसी औरत, पाकिस्तानी औरतों में स्टेमिना खेत स्वा, हर किसी को तो जिसमें दर्दें होती हैं, और ठीक है, वो इसका उनका हीमोग्लोबिन सारी उम्र नीचे रहता है, क्योंकि एक महामारी खत्म नहीं हुई, अगली आ गई, अगली खत्म नहीं हुई, और खाना पीना जीरो, और प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी, ठीक है। और अगर आप पूछे कि बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं, तो बस ये अल्लाह ने दिया है, तो इसको पालेंगे कैसे, वो उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। भाई आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो बच्चा पैदा होता है ना, आप सेक्सुअल एक्ट के लिए दरमियान में कोई बैरियर लगाएंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। वो इजाजत मिलेगी हस्बैंड से तो फिर वो करेंगी ना, अदरवाइज तो आपको पता है कितनी मजबूरियां और मुश्किलात में, मैं तो बता रही हूँ, मैं इन चीजों में फोकस मजबूरियां ना मानने तक पे नहीं तेरे बच्चे, मैच चल लिया, ये नहीं कर सकती ना, ये भी तो बड़ा मसला है। अच्छा ये कह रही है कि जी मेरी उम्र 49 इयर्स है, लास्ट पीरियड मेरे जनवरी में हुए थे, तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, अब मुझे हॉट फ्लैशेस 1 महीने से महसूस हो रहे हैं। इज इट राइट टाइम टू स्लिप इनटू मेनोपॉज इन सच शॉर्ट टाइम एंड स्टार्टिंग हैविंग सिम्पटम्स? जो ये आपका पेरीमेनोपॉज है, मैं पहले भी जवाब दिया था पिछली दफा। मेनोपॉज हम तब लेबल करेंगे जब 1 साल तक माहवारी नहीं आएगी, लेकिन आखिरी दिनों में जब 3-4 महीने के वक्फे से माहवारी आ रही होती है तो उसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं, और उसमें भी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। आप एक्सरसाइजेस करें, वजन कम करें, सोया डाइट खाएं, सोया मिल्क पिएं, नट्स खाएं, ठीक है। और अगर हार्मोन्स लेना चाहती हैं, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नहीं है, मोटापा नहीं है, तो किसी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सिम्टम्स के लिए ले सकती हैं। ठीक है। अच्छा तस्नीम साहिबा, आपने ना फेसबुक के मैसेजेस के ऊपर नजर रखनी है, मेरी नजदीक की नजर जो है ना मैं लैपटॉप से पढ़ूंगी, लेकिन आपको चश्मा चढ़ाया हुआ है इसी मकसद के लिए। कोशिश करो जरा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। अच्छा आप पढ़ लें बेशक, वो करके एक दफा मैं द मीन टाइम ये वाला कर लेती हूँ शामिल इसमें ना। वो ये कह रही है कि जी मुझे ब्राउन डिस्चार्ज होता है आफ्टर पीरियड्स एंड समटाइम्स माय साइकिल शॉर्टन्स टू 25 to 26 days. If I have intercourse around day 24th onwards of cycle, I was on Progluten for 6 months, but I had for severe headaches and weight gain while I was taking ये जो दवाई उन्होंने पहले जिक्र। Now again I am having symptoms of brown discharge and bleeding after intercourse. इंटरकोर्स के बाद अगर किसी को भी ब्लीडिंग हो तो उसे जाके अपना मुआयना करवाना है, ताकि जो सर्विक्स, जो यूट्रस का मुंह है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के लिए कोई वर्ड नहीं है उर्दू में सिवाय ये कि बच्चेदानी का मुंह, वहाँ से कैंसर का आगाज होता है। बाज़ वक्त प्री कैंसरस कंडीशन में वो इतना जख्मी सा हो जाता है कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं और पीनस जाके उस पर लगता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है। तो इसलिए ये एक बहुत अहम अलामत है। ऐसे सब लोगों को फौरन से किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मुआयना कराना चाहिए और पैप स्मेयर कराना चाहिए। मैंने पिछली दफा भी लिखा था
कि कहा भी था कि पाकिस्तान में हर औरत को पैप स्मेयर हर 2-3 साल बाद अपनी जिंदगी में कराना चाहिए, इस तरह वो बहुत सी तकलीफों से बच सकती है। तस्नीम साहब, पढ़ा आपने कुछ? नहीं, मुझे अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। अच्छा, हाँ, आपको नजर आ रहा है? जी डॉक्टर मुझे तायरा नजर आ रहा है, मेरी तो नजर जो है वो नजदीक वाली भी। मैंने भी कोई मेडिसिन तजवीज कर दिया, मैं क्या कहूँ? ये तो फीस लगेगी शाइस्ता, है ना? चलिए बस फिर आपसे इतनी वो मैंने सुन लिया, मैं आपको कहूंगी भी नहीं, लेकिन फिर आधी तौर पे मुझे चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा कमेंट आया हुआ है, इंतहाई खुशी हो रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में औरतें इतनी खुशी से लाइव होकर खुले तौर पर डिस्कस कर रही है मुख्तलिफ इश्यूज में। जिंदा रहे भाईजान, जिंदा रहे। जो कोई भी थपकी देगा उसे अब हम यही कहेंगे ना। और अच्छा, एक खातून लिख रही है, मिसेस इरफान मलिक ने बहुत ज्यादा मैसेजेस किए हैं, वाकई ताहिरा जी तो सबकी जान है, हाय हाय। मैं बुलाए जानती हूँ। ये बहुत सारे लोग यही कहते होंगे। हाँ, मैंने कहा कभी जिनके साथ मैं रहती हूँ उनसे पूछे। अच्छा, इन्होंने in 1 day period normal, the cycle is normal but short, ये कुछ आया था अभी, वो चला भी गया। उसे स्क्रॉल कर ले तस्नीम, ऊपर नीचे स्क्रॉल हो जाते हैं। हाँ, हो जाता है वैसे। ठीक है, तो so it says मैं स्क्रॉल कर रही हूँ कि is 1 day period normal, the cycle is normal but short period, तो एक दिन होता है इनको और वो शॉर्ट, ये नॉर्मल साइकिल है। कोई बात नहीं, अगर टाइम पे आ रहे हैं पीरियड्स तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन डॉक्टर तायरा क्या मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड इतना, हाँ, इसी का मैं पूछ रही थी, नहीं करता गो के हमारे यहाँ एक मिथ है कि हाय खुल के गंदा खून खुल के ना आ जाए ना तो सेहत नहीं हो सकती। ये इतना ज्यादा यानी गलत चीज है। कोई जिन्होंने पूछा है उनकी उम्र 37 साल है और उनके थायराइड पैनल्स भी नॉर्मल है और उनका हार्मोन पैनल भी नॉर्मल है, ये उन्होंने लिख के भेजा। ठीक है, तो अगर आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं, आपके पीरियड्स की जो साइकिल की लेंथ है वो 21 to 35 डेज है, यानी इतने कम से कम और इतना ज्यादा से ज्यादा, तो दीज आर नॉर्मल पीरियड्स। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो एवरेज ब्लड लॉस है वो 80 मिल्स है। 80 मिल समझे कि जो एक जूस का छोटा डब्बा होता है ना, उसका तीसरा हिस्सा, और ये एवरेज है। ठीक है, यानी जूस का ये जो छोटा सा शिजान वाला एक छोटा सा पैकेट नहीं होता, छोटा सा, ठीक है, जो इसमें 240 मिल्स या कुछ तरह होता है, तो सोचें उसका तीसरा हिस्सा जो पीरियड्स का ब्लड है वो एवरेज ब्लड लॉस होना चाहिए। अब ये जो कहते हैं ना हाय खुल, ये पुरानी मिथ है कि ये गंदा खून है, बहन ये गंदा खून नहीं है, इससे बच्चा बनता है। अगर ये गंदा खून है तो फिर तो तुम्हारे सारे बच्चे ही गंदे। जो गंदा खून समझता है उसके सारे बच्चे गंदे। मैं तो उसे साफ खून समझती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे सारे बहुत साफ सुथरे अच्छे। हाँ जी, जाने का वक्त आ गया है तस्नीम साहिबा। आज आपने आवाज नहीं दी क्योंकि आज आप सब किस्म की मैं बिल्कुल कहने वाली सवालात कि 3 मिनट रह गए, लेकिन आप इसको वाइंड अप करें डॉक्टर तायरा। हाँ, वाइंड अप। मेरा हाथ जुड़िया होया देख लो। तो खुदा के वास्ते खवातीन, खुदा के लिए मेरे से 1-to-1 बात करने की बजाय मेरी किताब पढ़ लो। ये 1-to-1 है। इसमें जो बातें अभी मैं 1 घंटे के प्रोग्राम में की हैं, ये बातें मैंने 1 साल के दौरान की हैं। तो सोचें कि इसमें क्या कुछ नहीं लिखा होगा। आपको पीरियड्स की इतनी ज्यादा बातें
पता चल जाएंगी कि अगर आप इस किताब को पढ़ के काफी कुछ समझ लें तो यकीन करें कि आपको इस तरह किसी भी डॉक्टर के पास जब तक कोई बहुत एक्सट्रीम चीज ना हो जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और मैंने आपके लिए किताब उर्दू में लिखी है भाई, अंग्रेजी में लिखती तो शायद कुछ अच्छे लोगों तक पहुंचती, ठीक है, लेकिन इतनी मेहनत मैंने इस पे की है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए। महवारी महवारी महवारी, अब तो मैं ख्वाब में भी महवारी महवारी करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, तस्नीम आपा, थैंक यू सो मच। और अपने देखने वालों को भी अगले शनिचर को फिर मुलाकात होगी 3 बजे। अपने सवालात भेजें, डॉक्टर ताहिरा की किताबें पढ़ें, इन पोस्टों को देखें, बार बार देखें, पढ़ें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। पुरानी सारी वीडियोस देखें, अक्स के पेज पे जाके सारी वीडियोस देखें, मेरी वॉल पे जाके पुरानी वीडियोस जिस इश्यू से हम करते हैं प्रोग्राम खुदारा, उसके बारे में भी जरूर उसको समझने की कोशिश करें। जिदा बच्चा नहीं होता प्लीज जाके अपने आप में चेक करा ले, ठीक है। एक इतना सा पानी तो देना है, और क्या करना है भाई। थैंक यू सो मच, लव यू, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़।